हाय गाइज, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2012 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो आप लोगों को सीटेट प्रिपरेशन 2020 में महत्वपूर्ण साबित होगा और इसके माध्यम से आप सभी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक्स। तो आज अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सेकंड क्लास 2012। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। जब बच्चा फेल होता तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि छात्र किसी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात समान छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहन करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। हमेशा किसी क्वेश्चन का आंसर करते समय विस्तृत व्याख्या करना इसका एक गलत हो जाता है। बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना एक कुछ प्रकार से सही हो सकता है, लेकिन श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना भी गलत हो जाता है। तो इसका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण चरणों का अवलोकन करना। समावेशी शिक्षा किसी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक समान छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लेना चाहिए।
किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य या असत्य, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। सत्य या असत्य प्रश्न, प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर या पूछा जाना चाहिए कि वाक्य सत्य है या असत्य। इस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रास्ताविक पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्रों की अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाए। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है।
यह गति कभी तीव्र या कभी मंद होती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। विसंवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक। सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका राइट आंसर सी ही हो जाएगा। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान के निर्माण पर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण पर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक के कारण, वियोग के कारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संवेगात्मक के कारण। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही समाजीकरण कहलाता है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिशील चिंतन, प्रयोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वाग्रह। यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। बायोगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? लैब बायोगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक। लैब बायोगोस्की सामाजिक वैज्ञानिक थे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है कोलावर के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से, बायोगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर बहुकारकी होता है। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, बिल्कुल गलत। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सही हो सकता है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्राकृतिक विषय वस्तु में प्रवीणता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। कोल्हा वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कोल्हा वर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी से पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अपने विद्यालय से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि दिखने लगता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना।
इसका राइट आंसर बी हो जाए। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। सीखने का क्षेत्र है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भावात्मक। भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। शिक्षार्थियों के सीखने में त्रुटि तब अधिक करते हैं जब वे उस कार्य को गलत तरीके से सीख रहे हों या अभ्यास न हो, रुचि न लेते हों, आदत की कमी हो। इसलिए वे सीखने में सबसे पहली आवश्यकता है कि सही तरीके से